जरा सोचिए, एक नेता है, सबके सामने एकदम झुक कर, बड़ा विनम्र सा, यहाँ तक कि शायद थोड़ा कमजोर सा होने का नाटक कर रहा है। और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उसे देखकर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई इससे क्या खतरा होगा। हाँ बिल्कुल, उसे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन पर्दे के पीछे वही नेता उनकी हार की, उनके पतन की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है। और जब वो अपनी चाल चलता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, ये क्लासिक टैक्टिक है। ये कोई कहानी नहीं है, ये असल में इथोपिया के सम्राट थे हेली सेलासी। उनकी एक शानदार रणनीति थी। और ये रॉबर्ट ग्रीन की जो मशहूर किताब है शक्ति के 48 नियम, उसके तीसरे नियम का एक परफेक्ट उदाहरण है। अपनी मंशा गुप्त रखें, कंसील योर इंटेंशंस। बिल्कुल। सेलासी ने तो मतलब दशकों तक इस चीज का इस्तेमाल किया। बाहर से देखने में वो बड़े शांत ट्रेडिशनल से शासक लगते थे। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो असल में अपनी सत्ता को मजबूत करने में लगे हुए थे, अपने विरोधियों को किनारे लगा रहे थे। और जब तक लोगों को उनके असली इरादों का, उनकी ताकत का अंदाजा हुआ ना, तब तक खेल खत्म। हाँ, तब तक वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे। और आज हम इसी नियम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका असल मतलब क्या है, इतिहास के जो सबसे कह सकते हैं चालाक और शक्तिशाली लोग रहे हैं, उन्होंने इसे कैसे इस्तेमाल किया। वो कौन सी तरकीबें हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और क्या ये नियम कभी उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, आज के टाइम में बिजनेस हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो या अपनी पर्सनल लाइफ की स्ट्रैटेजी हो, इस नियम को कैसे समझें और शायद कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस नियम से जुड़ी जो भी जानकारी है उसे अच्छे से खंगालें, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए सबसे काम की बातें, सबसे जरूरी इनसाइट्स निकाल कर लाएं। हाँ। क्योंकि ये नियम सिर्फ छिपाने के बारे में नहीं है। ये असल में सही समय पर सही जानकारी सही लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका भी एक खेल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 3 का एकदम कोर आइडिया क्या है? सीधा साधा तो यही लगता है कि अपने असली इरादे, अपने असल गोल वो कभी भी जल्दी से मत बताओ। सही कहा, बिल्कुल। अगर लोगों को पहले ही पता चल गया कि आप असल में चाहते क्या हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको रोकना, आपके रास्ते में अड़चनें डालना वो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। वो आपकी प्लानिंग का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अंधेरे में रखते हैं, उन्हें गैस करने पे मजबूर करते रहते हैं, तो खेल का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आप कब, कहां, कैसे, क्या कदम उठाएंगे, ये किसी को पता नहीं होता। तो ये सिर्फ जानकारी छुपाना नहीं हुआ, बल्कि ये एक तरह से अपने आसपास एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति का खेल, जैसा कि ग्रीन की किताब में बार बार आता है, वो काफी हद तक दिखावे का, परसेप्शन का खेल है। हाँ, ये बात तो है। आप कैसे दिखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये कई बार आपकी असलियत से ज्यादा मायने रख जाता है। बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाना, अपने सारे पत्ते खोल देना, वो आपको कमजोर बना देता है। प्रिडिक्टेबल बना देता है। हाँ, प्रिडिक्टेबल। लोग आपकी चालों का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अपनी मंशा छिपाना वो आपको मिस्टीरियस बनाता है, अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। आप एक ऐसे खिलाड़ी बन जाते हैं जिसके अगले मूव का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो। ये बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह का बैलेंस है। कहाँ आप थोड़े वल्नरेबल दिखें, कहाँ कमजोर या दिशाहीन दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ आपके कंट्रोल में हो। एकदम सही कहा। ये बैलेंस साधना ही इस नियम की असली कला है। अब सवाल ये कि भाई ये किया कैसे जाए? हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। ध्यान दिया था। पहली वाली है ध्यान भटकाने वाली चीजें या झूठे लक्ष्य सामने रखना, डिकॉइड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्हें कोई नकली चीज दे दो, ताकि उनका फोकस आपके असली मकसद से हट जाए। और इसका एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है ओटो वॉन बिस्मार्क का, जिन्हें जर्मनी को एक करने का क्रेडिट दिया जाता है। हाँ, बिस्मार्क 19वीं सेंचुरी में प्रशिया के चांसलर थे वो। उनका असली लक्ष्य था जर्मन राज्यों को प्रशिया के झंडे तले एक करना। लेकिन ये उस समय एक बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल लक्ष्य था। इसके कई ताकतवर दुश्मन थे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, यहां तक कि प्रशिया के अंदर भी कई लोग इसके खिलाफ थे। तो बिस्मार्क ने इसे छुपाया कैसे, अपने असली इरादे को? तो उन्होंने बड़ी चतुराई से, देखिए, झूठे लक्ष्यों का इस्तेमाल किया। वो कभी लिबरल नेशनलिज्म को सपोर्ट करते दिखे, तो कभी किसी और मुद्दे पर जोर दिया, ऐसे मुद्दे जिनका वो शायद दिल से समर्थन करते भी नहीं थे। अच्छा। उन्होंने ऐसी संधियां की, ऐसे बयान दिए जिनसे लगे कि उनका ध्यान कहीं और है,
जैसे उन्होंने डेनमार्क के साथ जो लड़ाई की उसे राष्ट्रवाद के मुद्दे की तरह पेश किया, जबकि असली मकसद था प्रशिया की ताकत बढ़ाना और ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर करना। कमाल है। तो उनके विरोधी क्या हुए? वो इन झूठे लक्ष्यों में उलझे रहे, उनकी चालों का गलत मतलब निकालते रहे, जबकि बिस्मार्क पर्दे के पीछे चुपचाप अपने असली एजेंडे पर लगे रहे, जो कि जर्मनी का एकीकरण था प्रशिया के अंडर। बिल्कुल, प्रशिया के दबदबे में जर्मनी का एकीकरण, ये एक झूठी मंशा पेश करने का मतलब परफेक्ट उदाहरण है, ताकि असली एजेंडा सेफ रहे और सही टाइम आने पर उसे लागू किया जा सके। समझ गई। बिस्मार्क जानते थे कि अगर वो सीधे सीधे एकीकरण की बात करते तो विरोध इतना तगड़ा होता कि शायद वो कभी कामयाब ही ना हो पाते। ये तो शतरंज के खेल जैसा है बिल्कुल। आप कुछ मोहरे आगे करते हैं ध्यान भटकाने के लिए, जबकि असली हमला कहीं और से प्लान कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वही बात है। ठीक है, ये तो हुई पहली टैक्टिक। अब दूसरी वाली पर आते हैं, धुएं का पर्दा बनाना, स्मोक स्क्रीन। स्रोत कहता है कि कभी कभी सबसे अच्छा भेस होता है एकदम साधारण दिखना, हानि रहित, या यहाँ तक कि थोड़ा बोरिंग दिखना। ये कैसे काम करता है? हाँ, धुएं का पर्दा थोड़ा अलग है। इसमें आप कोई झूठा लक्ष्य नहीं दिखाते, बल्कि आप खुद को ही ऐसा दिखाते हैं कि लोग आपको नोटिस ही ना करें। अच्छा। आपको कोई खतरा ना समझें। आप इतने नॉर्मल, इतने एवरेज दिखते हैं कि किसी का ध्यान ही नहीं जाता आपकी तरफ। स्रोत यहाँ दो बड़े दिलचस्प उदाहरण देता है। एक है मशहूर अमेरिकी धोखेबाज येलो किड वील। येलो किड वील, इनके बारे में थोड़ा और बताइए। वील जो थे वो 20वीं सदी के सबसे कुख्यात कॉन आर्टिस्ट्स में गिने जाते हैं। बड़े बड़े स्कैम करते थे वो, लेकिन उनका तरीका बड़ा दिलचस्प था। वो अक्सर बहुत ही साधारण, भरोसेमंद इंसान का भेष बनाते थे। जैसे? कभी कोई सीधा साधा बिजनेसमैन बन गए, कभी कोई भला आदमी जो बस दूसरों की मदद करना चाहता है। उनका व्यवहार इतना शांत, इतना नॉर्मल होता है कि लोग बड़ी आसानी से उन पर भरोसा कर लेते थे। उनकी जो अपठनीयता थी, मतलब उनके चेहरे या हाव भाव से उनके असली इरादों का पता ही नहीं चलता था। हाँ, अनरीडेबल डिमीनर जिसे कहते हैं। वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। वो लोगों को अपनी सादगी का, अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाकर उनके पैसे लूट लेते थे। कोई सोच भी नहीं पाता था कि इतना नॉर्मल दिखने वाला आदमी इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। तो यहाँ सादगी ही धोखा थी। और दूसरा उदाहरण, स्रोत में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एफडीआर का भी जिक्र है। हाँ, हालांकि एफडीआर का मामला थोड़ा अलग है, ज्यादा जटिल है। स्रोत ये इशारा करता है कि रूजवेल्ट भी अपनी इसी अपठनीयता का, अपने शांत बाहरी बर्ताव का इस्तेमाल करते थे। वो अक्सर बड़े अस्पष्ट रहते थे, मतलब लोगों को ये अंदाजा नहीं लगने देते थे कि वो किसी मुद्दे पर असल में क्या सोचते हैं या अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। खासकर पॉलिटिक्स में, जहां हर कोई आपके अगले कदम का अंदाजा लगाने में लगा हो, ये अस्पष्टता, ये शांत सा दिखना एक ढाल की तरह काम करता है। सही बात है। ये आपको सोचने का, प्लान बनाने का टाइम देता है, जबकि आपके विरोधी अंधेरे में टटोलते रहते हैं। यह है सामान्यता के पीछे छिपने की कला, जिससे आप तब तक रडार से नीचे रहें जब तक हमला करने का या अपनी योजना सामने लाने का सही वक्त ना आ जाए। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि ये तरकीबें साइकोलॉजिकली कैसे काम करती हैं। स्रोत ये भी कहता है कि हम इंसान उन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो जानी पहचानी लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये ह्यूमन नेचर का मतलब एक बड़ा बेसिक सा पहलू है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने के लिए बना है, और जानी पहचानी चीज़ों में हमें एक तरह का आराम, एक कंफर्ट महसूस होता है। हाँ, होता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल, एक सीधी सादी योजना, एक हानि रहित सा दिखने वाला बाहरी रूप, ये सब हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि भाई सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। अच्छा। जब हमें कुछ जाना पहचाना लगता है तो हमारा गार्ड नीचे आ जाता है। हम ज्यादा सवाल नहीं पूछते, ज्यादा गहराई में नहीं जाते। हम मान लेते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, और चालाक लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। तो मतलब धोखा तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप एकदम असाधारण या खतरनाक दिखने की बजाय भीड़ में घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी चाल अक्सर बहुत दिखावटी या ड्रामेटिक होना नहीं होती, बल्कि तब तक पूरी तरह से नॉर्मल, यहाँ तक कि लगभग अदृश्य रहना होती है, जब तक कि अपना काम निकालने का सही मौका ना आ जाए। ये ह्यूमन टेंडेंसी का फायदा उठाता है कि हम सतह पर जो देखते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं। हम शायद ही कभी सतह के नीचे झांकने की जहमत उठाते हैं, खासकर तब जब सतह एकदम शांत, परिचित और गैर धमकी वाली लगे। सही है। लोग कॉम्प्लेक्सिटी से बचते भी हैं। हाँ, और एक साधारण दिखने वाला इंसान या प्लान वो कम मेंटल एफर्ट मांगता है। लेकिन जैसा हर नियम के साथ होता है, यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन तो होंगे। स्रोत एक चेतावनी भी देता है। अगर किसी की पहले से ही धोखेबाज या चालाक होने की इमेज बनी हुई हो, तब क्या?
तब तो ये छिपाने वाला दाव काम नहीं करेगा क्योंकि सब पहले से ही अलर्ट होंगे। हाँ, ये इस नियम का उल्टाव है, रिवर्सल है, और ये बहुत जरूरी है समझना। अगर आपकी रेपुटेशन ही धोखेबाजी की बन चुकी है तो फिर सादगी का या कुछ छुपाने का नाटक करना उल्टा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि लोग आपकी हर सीधी बात में भी कोई गहरी चाल ढूंढेंगे, आपकी ईमानदारी पर भी शक करेंगे, आपकी हर हरकत शक के दायरे में होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या कोई स्ट्रैटेजी है इसके लिए? स्रोत यहाँ एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता है फ्रांसीसी राजनयिक टैलीरेंट का, जो अपनी चालाकी और बार बार साइड बदलने के लिए बदनाम थे। हाँ, टैलीरेंट। जब उनकी रेपुटेशन ऐसी बन गई कि कोई उन पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। छिपाने के बजाय उन्होंने कई बार खुले तौर पर अपने इरादे या अपनी राय जाहिर करनी शुरू कर दी। खुले तौर पर? लेकिन क्यों? उससे क्या होता? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जो रेपुटेशन है उसकी वजह से लोग उनकी साफ बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। अच्छा। उनके कॉम्पिटिटर सोचते थे, अरे टैलेरेंट इतना सीधा कैसे हो सकता है, जरूर इसके पीछे कोई गहरी चाल होगी। वो टैलेरेंट की सीधी बातों में भी छिपे हुए मतलब और सीक्रेट एजेंडा ढूंढने की कोशिश में लगे रहते थे। कमाल है। इस तरह टैलेरेंट ने अपनी बदनामी का ही इस्तेमाल करके लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये एक तरह का डबल ब्लफ था। डबल ब्लफ? हाँ। जहां आप सच बोलकर या अपने पत्ते खोलकर भी लोगों को गुमराह कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे झूठ की ही उम्मीद कर रहे होते हैं। वाह, ये तो मतलब दिमाग घुमा देने वाला है। अपनी बदनामी को ही हथियार बना लेना। हाँ। तो ये दिखाता है कि शक्ति के ये नियम कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट कितना मैटर करता है। निश्चित रूप से कोई भी नियम हर सिचुएशन में पत्थर की लकीर नहीं होता। आपको अपनी रेपुटेशन देखनी होती है, अपने विरोधियों की एक्सपेक्टेशन देखनी होती है, और उस वक्त के हालात क्या हैं ये सब ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। कभी छिपाना काम आता है तो कभी खुलापन ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। चलिए अब इसे आज के टाइम में लाते हैं। ये नियम अपनी मंशा छिपाना आज की दुनिया में कैसे रेलेवेंट है? जैसे नेगोशिएशंस में या ऑफिस पॉलिटिक्स में सोचें तो ये आज भी उतना ही रिलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा। जैसे किसी जरूरी बिजनेस नेगोशिएशन को ही ले लीजिए। अगर आप मीटिंग में जाते ही अपनी बॉटम लाइन बता देते हैं या अपनी सारी कमजोरियां सामने रख देते हैं, हाँ, तो आप दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा एडवांटेज दे देते हैं। हाँ, वो आपकी लिमिट्स जानकर आपको उस हद तक पुश करने की कोशिश करेंगे। सही बात है। लेकिन अगर आप अपने पत्ते अपने पास रखते हैं, जानकारी धीरे धीरे और स्ट्रैटेजिकली रिवील करते हैं, तो आप बातचीत की दिशा, उसकी स्पीड, उसको बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अनिश्चितता बनाए रखते हैं जिससे दूसरी पार्टी गैस करती रहती है और शायद बेहतर शर्तों पर मान जाए। और ऑफिस के माहौल में जहां शायद खुली दुश्मनी न हो लेकिन कंपटीशन तो होता ही है। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी ये नियम बहुत काम आता है। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हैं या प्रमोशन के लिए कोशिश कर रही हैं। अगर आप बहुत जल्दी अपनी एम्बिशन का ढिंडोरा पीट देती हैं, हाँ, सबको बता दिया, तो आप उन कलीग्स को अलर्ट कर सकती हैं जो शायद आपके कॉम्पिटिटर हों। वो आपके रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं या आपकी योजनाओं को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुपचाप तैयारी करती हैं, सही लोगों से रिश्ते बनाती हैं, अपनी काबिलियत साबित करती हैं और फिर सही वक्त पर अपनी दावेदारी पेश करती हैं, तो आपके सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं। हाँ, ये बात तो है। यहां भी अपनी मंशा को तब तक गुप्त रखना जब तक आप एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार ना हो, फायदेमंद हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा झूठी बोलना है, बल्कि ये है कि कब, क्या और कितना बताना है, इस पर स्ट्रेटेजिकली सोचना है। बिल्कुल, ये सीक्रेसी और टाइमिंग का खेल है। पावर अक्सर उन चीजों में होती है जो कहीं नहीं जाती, उन चालों में होती हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर आप हमेशा ट्रांसपेरेंट और ओपन रहेंगे तो आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, और प्रेडिक्टेबल होना अक्सर पावरलेस होना होता है। चुप्पी, सही समय का इंतजार और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये आज भी बहुत शक्तिशाली हथियार है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी और पेशेंस का कॉम्बिनेशन है। ये जानना कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब एक्ट करना है, यही असली कंट्रोल है। तो मतलब निष्कर्ष ये है कि अपनी मंशा छिपाना, चाहे वो झूठे लक्ष्य दिखाकर हो या एकदम साधारण बनकर, आपको एक स्ट्रेटेजिक बढ़त दे सकता है। यह आपको अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और आपको खेल को कंट्रोल करने की ताकत देता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये एक शक्तिशाली टूल है और इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। लगातार छिपाने से भरोसा खत्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म में रिश्ते खराब हो सकते हैं। सही है। जैसा टैलीरेंट के उदाहरण ने दिखाया, कभी कभी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी भी पड़ती है। अंत में एक पुरानी कहावत है जो इस नियम के सार को बड़ी खूबसूरती से बताती है। भेड़ की खाल में लोमड़ी
बिना किसी का ध्यान खींचे बाड़े में घुस जाती है। अपनी मंशा छिपाएं और आपको अक्सर फायदा होगा। ये था रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम का नियम नंबर 3, अपनी मंशा गुप्त रखें। वहां जानबूझकर अपनी मंशा छिपाने की ये प्रैक्टिस कहाँ फिट बैठती है? क्या शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक फायदे के लिए लॉन्ग टर्म भरोसे को दांव पर लगाना सही है? इस पर भी सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, ये सोचने वाली बात है। और अगली बार हम नियम 4 पर चर्चा करेंगे, हमेशा जरूरत से कम भूलें, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जो आज की चर्चा का एक तरह से नेचुरल एक्सटेंशन ही है, तो उसे जरूर सुनिएगा।